यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन अंडर कस्टम्स। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन। कोई खास बात नहीं, कोई टफ चैप्टर नहीं, पर यस इसका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं जिनके हम आंसर नहीं दे पाते एग्जाम्स के अंदर। आओ बच्चों, सबसे पहला सेक्शन मिलता है सेक्शन 29, इंपोर्ट का प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं। अराइवल एट फिक्स्ड प्लेसेस ओनली। पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस को बोल दिया है कि सर आप जब लैंडिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि इंडिया की बाउंड्री बड़ी तो कहीं भी लैंडिंग कर दे। यू विल अराइव ओनली एट द प्लेसेस विच आर अपॉइंटेड बाय सीबीआईसी। सर वहीं पे आप लैंड करेंगे, कहीं और आप लैंड नहीं कर सकते। पर हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग कैन बी डन एनीवेयर इन इंडिया, बट immediately information will be given to the nearest police station or custom officer, but he will not allow disembarking of any of the passenger or unloading of any of the goods from the vicinity of the vessel unless it is necessary to safeguard their life. सर जब तक ये ऑफिसर नहीं आता तब तक वो किसी भी गुड्स को या पैसेंजर को उतरने की परमिशन नहीं देगा unless it is necessary to safeguard their life. क्लियर? पर सर वो नॉर्मल कोर्स में लैंडिंग क्या करेंगे? एट दी फिक्स्ड प्लेसेस ओनली, जो अपॉइंट किया अंडर सेक्शन नंबर 7। ओके सर, सेक्शन नंबर 30 अभी क्या हुआ मालिक? सर इंपोर्टर सॉरी सॉरी सर सेक्शन 29 बोलता है क्या? अराइवल एट फिक्स्ड प्लेसेस ओनली। नाउ पॉइंट इज दैट आईजीएम, सर इट्स अ कंप्लीट रिपोर्ट, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल एयरक्राफ्ट में बिफोर अराइवल और व्हीकल में विद इन 12 आवर्स ऑफ द अराइवल। सर इनको पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस, जो कैप्टन है, उसको क्या करना पड़ता है? एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, जिसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग ऑल द गुड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द वेसल एंड एयरक्राफ्ट या व्हीकल। सर इसको बोलते हैं इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। व्हीकल केस में इसको बोलते हैं इंपोर्ट रिपोर्ट। सर ये सबमिट करना पड़ता है पर्सन चार्ज को। एंड सर अगर इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग ऑल द गुड्स प्रेजेंट ऑन दी वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। एंड सर इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक हो जाए, अगर सबमिशन किया इसमें कोई मिस्टेक पाई गई और मिस्टेक अगर इंटेंशनल नहीं थी, मटेरियल मिस्टेक नहीं थी, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर कैन अलाउ द करेक्शन आल्सो इन दिस केस। और अगर किसी भी पर्सन ने, पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस ने इन रूल्स का वायलेशन किया, अगर इन्होंने प्रॉपर्ली इसको फाइल नहीं किया, सही सबमिट नहीं किया, तो ऐसे केस में 50,000 का पेनल्टी कैन बी चार्ज ऑन द पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। क्लियर? डन। सर अब आएगा क्या? फाइलिंग ऑफ द पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। सिंपली जैसे आईजी में हमने बात करी थी क्या, गुड्स की सारी इन्फॉर्मेशन थी, वैसे ही ईजीएम वैसे ही सर जितने भी पैसेंजर्स है उन सब की इन्फॉर्मेशन भी सबमिट करनी पड़ती है। फाइलिंग ऑफ द पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, जितने भी पैसेंजर्स एंड क्रू है उन सब की इन्फॉर्मेशन प्लस पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन एज पर उनके पासपोर्ट से मिलता हुआ नाम होना चाहिए। सेम वे सर इन केस ऑफ व्हीकल विद इन 12 आवर्स, इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट। हाँ ना भाई? सर इन केस ऑफ व्हीकल अपॉन अराइवल, इन केस ऑफ व्हीकल बेटा आते ही उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड सर अगर इसमें भी कोई गड़बड़ पाई गई तो 50,000 का फाइन, 50,000 का पेनल्टी कैन बी चार्ज ऑन दी पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। आइए अब सर ध्यान दीजिए, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, कन्वेंस आ गया, आईजीएम फाइल हो गया। अभी सर सबसे पहले ऑफिसर क्या करेगा? ही इज द पावर टू बोर्ड द कन्वेंस। वो बोर्डिंग करके वेरिफिकेशन कर सकता है, चेकिंग कर सकता है। एंड सर ही इज द पावर टू रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चन। वो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांग सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। आपको मतलब पर्सन इंचार्ज को। ओके, एवरीथिंग फाउंड ओके, तब ही विल पास द ऑर्डर ऑफ अनलोडिंग, दैट इज कॉल्ड एंट्री इनवर्ड ऑर्डर। इन केस ऑफ वेसल बिना इसके ऑर्डर के कोई भी गुड्स अनलोड नहीं हो सकता है। एंट्री इनवर्ड ऑर्डर मिलेगा तभी गुड्स अनलोड हो पाएगी। पर हाँ, बैगेज, एनिमल्स, पेरिशेबल आइटम्स, हैजार्डस गुड्स और मेल बैग्स जो पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उसके लिए एंट्री इनवर्ड की जरूरत नहीं होती है। अभी क्या होगा? गुड्स का अनलोडिंग होगा। पर सर अनलोडिंग कहां पे होगा? कस्टम पोर्ट पे होगा। पर सर अगर कोई गुड्स आईजी में मेंशन नहीं है तो उसके लिए कभी भी अनलोडिंग का ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब अनलोडिंग का ऑर्डर मिल गया तो अनलोडिंग कैन बी डन ओनली ऑन विद इन द कस्टम एरिया ओनली। सर अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर ही अनलोड होगा। वर्किंग डे पे होगा, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होगा, एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ ओवरटाइम चार्जेस। इसको बोलते हैं मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। अगर पे किए तो आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑन अ हॉलिडे ऑल्सो सर अनलोडिंग कैन बी डन। बट ये ध्यान है, हमने जीएसटी में पढ़ा था मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता है, वो एग्जाम क्या है, मेगा एग्जाम लिस्ट में। आइए 35, रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स बीइंग वाटरबोर्न। सर वाटरबोर्न क्या होता है? सर बोट नोट। वाटरबोर्न क्या होता है? मान लो कोई बड़ा वेसल आ रहा है और उसको बर्थ नहीं मिल रही, बर्थ मतलब पार्किंग प्लेस नहीं मिल रहा है,
जहां पे अपने वेसल को पार्क कर पाए सर, या फिर ट्रैफिक जाम है वहां पे लंबा लाइन लगा हुआ है साहब, तो ऐसे केस में टू अवॉइड द डिले इन द सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे केस में छोटी बोट को भेज के गुड्स मंगा सकते हैं वहां से, या छोटी बोट को भेज के वहां से गुड्स लोड भी करा सकते हैं अगर एक्सपोर्ट करना है तो सर इनके लिए छोटी बोट में गुड्स रखने के लिए सर उसको बोलते हैं गुड्स बीइंग वाटरबोर्न, उसके लिए पहले एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं बोट नोट। एंड सर बिना बोट नोट के गुड्स कैन नॉट बी वाटरबोर्न, तो सर गुड्स को भेज भी सकते हैं छोटी बोट में रख के उस बड़े वेसल पे लोड करने के लिए, एंड बड़े वेसल से छोटी बोट में रख के गुड्स को मंगा भी सकते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है उसको बोलते हैं बोट नोट। और सीबीएसई के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ केसेस में एग्जम्पशन भी दे सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ बोट नोट ऑल्सो, कोई खास बात नहीं। आइए अब गुड्स अनलोड हो गया, अनलोडिंग के बाद गुड्स का जाएगा कस्टोडियन के पास जाएगा, बट प्रोविजंस ऑफ कस्टोडियन डू नॉट अप्लाई टू बैगेज एंड गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, क्योंकि बैगेज में तो आपका खुद का लगेज है सर, पोस्ट के केस में पोस्टल अथॉरिटी को गुड्स दिया जाता है और वो फिर आगे प्रोसेस करती है कस्टम का। आइए सर नाउ आफ्टर इंपोर्टेशन गुड्स विल बी हैंडेड ओवर टू द कस्टोडियंस हु विल हेल्ड द कस्टडी ऑफ द गुड्स अनलेस a valid order has been passed for removal of the goods either for warehousing or for home consumption, और जो भी ऑर्डर पास होंगे थ्रू कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम ऑर्डर पास होते हैं बच्चों। हाँ, कस्टोडियंस आर द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट ओनली बेटा। अब सर ध्यान रखिएगा, अगर कोई गुड्स चोरी हो गया, पिल्फर हो गया, पिल्फर्ड गुड्स, अच्छा सारे कस्टोडियंस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स जो उनके पास में है, जितने गुड्स आए, कितने इन्होंने अलाउ किए फॉर रिमूवल एटसेट्रा। अब सर पिल्फरेज सेक्शन नंबर 13 बोलता है पिल्फर्ड गुड्स, पेटी थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज, चिंदी चोरी इज कॉल्ड पिल्फरेज। अब ऐसे केस में अगर कोई गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन और उस टाइम पे पिल्फरेज हो गया तो सर कस्टोडियंस आर लायबल टू पे कस्टम ड्यू ऑन सच गुड्स, विल बी लायबल, कस्टोडियन विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यू ऑन सच गुड्स। और जिस दिन आईजीएम फाइल हुआ था, जिस दिन आईजीएम या इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल हुई थी, दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ पिल्फर्ड गुड्स। अब कस्टोडियन लायबल होता है कस्टम पे करने के लिए, पर हाँ टू एस्टेब्लिश पिल्फरेज देयर मस्ट बी सम टेम्परिंग विद द पैकेज, सर पैकेज फटा हुआ होना चाहिए, कहीं से खुला हुआ होना चाहिए, तब जाके मानेंगे कि पिल्फरेज हुआ, वरना सर ऐसा तो नहीं ना आबला का डाबला और गुड्स बाहर आ जाए और गुड्स बाहर आ गई पैकेज से, नहीं सर। तो गुड्स सर अगर पैकेज से बाहर तो देयर मस्ट बी सम टेम्परिंग विद द पैकेज, ये एस्टेब्लिश होगा तो ही कस्टोडियन लायबल होंगे कस्टम पे करने के लिए एट द रेट जो आईजीएम और आईआर फाइल जब किया था उस दिन की रेट से कस्टम पे करेगा कस्टोडियन। ओके आइए बच्चों सेक्शन 46 फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अब सर गुड्स कहाँ है, कस्टोडियन के पास है, इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा मतलब वो ऑनलाइन फाइल होता है सर, थ्रू कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम आपको इलेक्ट्रॉनिकली बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा, अनलेस किसी स्पेशल केस में कमिश्नर अगर अलाउ कर दे एनी अदर मोड से तो बात अलग होगी सर। अब सर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, बिल ऑफ एंट्री दो तरह की होती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, जिसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, और जब वेयर हाउसिंग निकालते हैं तब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बोलते हैं। अब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो तो ऐसे केस में आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे थ्रू कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम। बिल ऑफ एंट्री आपकी गुड्स एग्जेम्प्टेड हो, टैक्सेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करता है कि गुड्स के मालिक आप हो और गुड्स पे इतना कस्टम लगता है, जिसको आप सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएंगे। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे रिगार्डिंग ऑल द गुड्स जो भी आपने इंपोर्ट करी उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, साथ में मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे सो दैट कस्टम ऑफिसर कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, सो दैट वो आपने जो असेसमेंट किया उसको वेरीफाई कर पाए, चेक कर पाए। अब बिल ऑफ एंट्री कितने टाइम में फाइल करना पड़ता है, अच्छा ट्रांजिट गुड्स और ट्रांसशिपमेंट गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करना पड़ता, उसके लिए अलग से प्रोविजन दे रखे। अब सर बिल ऑफ एंट्री कितने दिन में फाइल करना पड़ता है, सर यू कैन फाइल द बिल ऑफ एंट्री इन एडवांस ऑल्सो इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 30 डेज में जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है, इफ द कन्वेंस इज एक्सपेक्टेड टू अराइव विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज तो आप एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। पर सर ये तो हो गया एडवांस में, पर लास्ट डेट जब तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो व्हाट इज द टाइम लिमिट, सर सपोज 14 फेब को वो कन्वेंस आ रहा है तो 13 फेब खत्म होने से पहले सर 13 फेब बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलिडे प्रेसिडिंग द डे, मतलब जिस दिन वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट कैरिंग द गुड्स आ रहा है उससे एक दिन पहले खत्म होने से पहले 13 फरवरी या उससे पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी, भले 13 फरवरी हॉलिडे हो, वी डोंट केयर। क्लियर? अगर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करने में डिले करते हो तो उसके लिए रेगुलेशंस बना रखे जिसके थ्रू पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है डिपार्टमेंट आप पे, बेटा वो रेगुलेशंस आपके सिलेबस में नहीं आते हैं। ओके सर अब आइए सर अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट, अगर बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी उसमें कोई गलती हो गई थी आपसे, उसमें कोई गलती हो गई थी बाद में डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने या आपसे खुद से वो गलती डिटरमाइन हुई तो क्या आप बिल ऑफ एंट्री को अमेंड कर सकते हो, तो आंसर इज डिपेंड्स। क्या कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री
जब आपने ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी तब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपने साथ में अटैच किए थे उस टाइम पे अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री ओनली, तो ऐसे केस में अमेंडमेंट बिल ऑफ एंट्री विल बी अलाउड, क्योंकि सर आपका इंटेंशन नहीं था, आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया, सपोज आपने वैल्यू डिक्लेयर किया था 1 CR का, पर डॉक्यूमेंट जो अटैच किया उसमें क्लियरली दिख रहा था कि 10 करोड़ का वैल्यू है, कस्टम क्लियरेंस हो गया, सब कुछ हो गया, 1 करोड़ के हिसाब से कस्टम पे कर दिया, बाद में पता पड़ा कि वैल्यू 10 करोड़ थी, आप बोलते हो हाँ सब अमेंडमेंट अलाउ कर दो। तो सर अगर उस टाइम पे ओरिजिनली बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करी उस टाइम पे वो 10 करोड़ के डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए थे, इट मींस योर इंटेंशन वाज नॉट फ्रॉडुलेंट, तो अमेंडमेंट बिल ऑफ एंट्री विल बी अलाउड। अब अगर सॉरी अमेंडमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री अगर अलाउ हो गया तो ऐसे ही इसमें अमेंडेड बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से जो कस्टम बनता है डिफरेंस अमाउंट वो आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एटसेट्रा, वो ठीक है। अब सर एक जजमेंट आया कि रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू कब का होगा, क्या ओरिजिनली बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम लगेगा या अमेंडेड बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करी उसकी रेट से कस्टम लगेगा। तो सर एसोसिएटेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री जो थी उस दिन की डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। ओके डन। आइए बच्चों सेक्शन नंबर 47 रिमूवल। ओके जिनके भी मई 26 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम से यहाँ पे एक नया सेक्शन बीच में इंसर्ट हुआ है, वो आप एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। मैंने अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर अलग से आपके लिए और रिकॉर्ड करके दे दूंगा मैं आपको बेटा। ओके कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, कोई खास टफ पॉइंट नहीं बेटा, सिंपल सा सेक्शन हुआ है। आइए रिमूवल। सर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, अगर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन थी तो सर आप कस्टम पे करेंगे ड्यूटी का अमाउंट पे करके, अगर आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर मिल जाएगा तो आप गुड्स रिमूव कर देंगे। पर सर अगर आपने वेयर हाउसिंग अप्लाई किया था तो वेयर हाउसिंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड, क्योंकि वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन करना पड़ता है इस केस में। अब सर ध्यान देना हमेशा कस्टम के अंदर क्या तो है, पहले पे करो फिर क्लियर करो, है ना। पर सर कुछ लोगों को डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी का फैसिलिटी दिया गया है, वो दो कैटेगरी के लोग कौन से हैं, इंपोर्टर सर्टिफाइड अंडर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम एस टियर 2 एंड टियर 3 एंड ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग। ये दो कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको सर डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी दिया गया है कि आप सर गुड्स पहले ले जाओ बाद में पेमेंट कर देना, सब बड़े लोग हैं सर ये। सर एईओ मींस ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर और ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग मींस ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स अंडर द सीबीआईसी। कोई खास बात नहीं। अब आइए सर नॉर्मल कोर्स में कस्टम कब पे करना पड़ता है, तो सर यहां पे इंपोर्टर शैल पे द कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स कब, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट किया है तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी उसी दिन आपको कस्टम पे करने का है, और अगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने असेसमेंट किया है या रीअसेसमेंट किया है तो ऐसे केस में जिस दिन उसने बिल ऑफ एंट्री आपको रिटर्न करी उसके एक दिन के अंदर, एक वर्किंग डे के अंदर आपको ड्यूटी का पे करना है अमाउंट। एंड सर डेफर्ड पेमेंट के केस में जो डेफर्ड पेमेंट का टाइम लिमिट दे रखा है उस टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना है, नहीं तो नेक्स्ट डे से यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। भाई हम कस्टम पढ़ रहे हैं, हम जीएसटी नहीं पढ़ रहे। जीएसटी में क्या था, मंथली बेस पे कस्टम पे करना पड़ता है, यहां पर कस्टम से पहले पे करो फिर ले जाओ। हाँ डेफर्ड पेमेंट के अंदर कुछ फैसिलिटी दे रखी है। डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी क्या कहता है बच्चों कि सर जिन्हें भी डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी मिलता है उनको, उन्होंने जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, जब बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करी है उनको उस टाइम कस्टम पे नहीं करना है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जो भी बिल ऑफ एंट्री उनको रिटर्न हुई है, रिटर्न मतलब असेसमेंट होने के बाद ऑफिसर ने रिटर्न करी है थ्रू कॉमन पोर्टल, सर उसका पेमेंट करना है 16 तक। एंड सर 16 से लेकर लास्ट डे ऑफ द मंथ तक जितनी भी बिल ऑफ एंट्री उनको रिटर्न हुई है उसका पेमेंट करना अगले महीने की 1 तारीख मतलब फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। और अगर मार्च मंथ है तो सेकंड क्वार्टर जो होता है उसका सेकंड हाफ जो है 16 से लेकर 31 मार्च के लिए 31 मार्च है उससे पहले ही पेमेंट करना है। और अगर ध्यान देना बच्चों अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस सर गवर्नमेंट चाहे तो डिफरेंट ड्यू डेट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ओके बच्चों नाउ ध्यान रखिएगा एक बात, इन लोगों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली पे करना कंपलसरी होता है, पर हाँ अगर एक्सेप्शनल केस है तो ऐसे केस में एसीडीसी कैन अलाउ द पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय एनी अदर मोड आल्सो। अब ध्यान देना अगर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, अगर इन्होंने जिसको भी डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी दिया, क्यों दिया था, बड़े लोगों साहब आराम से पे कर देना, हमें हम आपसे नहीं मांगेंगे पैसे, आपको जो ड्यू डेट बताया तब आप पे कर देना। पर अगर आपने मोर देन वंस इन 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ 3 महीनों में मोर देन वंस अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपका डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी विड्रॉ हो जाएगा और रेगुलरली आपको जब आप इंपोर्ट करेंगे तभी कस्टम पे करना पड़ेगा। पर हाँ अगर आपने जो आपका डिफॉल्ट था उसको रेक्टिफाई कर दिया, जो आपका कस्टम बाकी था वो आपने पे कर दिया विद इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में आपके लिए वापस से डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी अलाउ हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ ध्यान दीजिएगा बेटा, द एलिजिबल इंपोर्टर शैल बी परमिटेड टू मेक डेफर्ड पेमेंट इफ ही हैज पेड द ड्यूटी एंड डिफरेंस अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे कर दिया है along with the interest within a period of
1 डे, है ना, तो उसको डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा, कोई खास बात नहीं सर। आइए, एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, ये बोला है कि सर आपको जो डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी दिया गया है, जो भी आपने बिल ऑफ एंट्री में गुड्स डिक्लेयर किए उनके लिए दिया गया, अगर कोई गुड्स आपने बिल ऑफ एंट्री में डिक्लेयर नहीं किया तो उनके लिए आपको डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इन लोग, अब ये डेफर्ड पेमेंट का रूल्स खत्म हो गए, अब आइए नॉर्मल प्रोविजन। सर कस्टम ड्यूटी का अमाउंट जो पे करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली पे करना क्या कंपलसरी है? आंसर इज, जैसे जीएसटी में हमने पढ़ा, यस सर, पर इंपोर्टर्स रजिस्टर्ड अंडर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम वाले को कंपलसरी ई पे करना है। सेकंड थिंग, पर बिल ऑफ एंट्री 10,000 और मोर अगर आपका कस्टम का अमाउंट बनता है तो आपको कस्टम पे करना, इलेक्ट्रॉनिकली पे करना कंपलसरी, अदरवाइज सर 9999 तक अगर कस्टम का अमाउंट है तो आप किसी और मोड से भी पे कर सकते हो। कुल मिला के गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट द फिजिकल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट आजकल हर कोई कर सकता है बेटा। अच्छा, द डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे इज आइस गेट, है ना, जो अपना isget.gov.in है सर, वही है कॉमन पोर्टल अंडर कस्टम्स। आइए बच्चों, अब सर कस्टम पे हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि हर एक चीज क्लियर हो गई तो आउट ऑफ कस्टम्स ऑर्डर पास कर देगा, एंड फिर आप ये ऑर्डर लेके जाएंगे कस्टोडियन के पास, देन ही विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स। और अगर वेयरहाउसिंग के लिए आपने अप्लाई किया था, वेयरहाउसिंग बोर्ड साइन कर दिया, वो वेयरहाउसिंग का परमिशन देगा, फिर आप कस्टोडियन के पास जाएंगे तब वेयरहाउसिंग के लिए वो अलाउ करेगा रिमूवल ऑफ द गुड्स के लिए। पर अगर 30 दिन तक आप आए ही नहीं साहब तो हेवी डैमेज बिकम्स पेएबल। जब गुड्स इंपोर्ट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया तो हेवी डैमेज चार्जेस बिकम्स पेएबल। उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, एक सेक्शन दे रखा है वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग का एक ऑप्शन दे रखा है, हम आगे बढ़ेंगे। आइए, सेक्शन 51 बोलता है, 51A बोलता है क्या, पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसा हमने जीएसटी के अंदर पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वैसे ही सिंस कस्टम में भी कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप हो चुका है, इसलिए कस्टम पोर्टल पे आपको अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो वहां दिखेगा वहां पे आपको अमाउंट रिचार्ज करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप कस्टम का अमाउंट पे कर पाएंगे सर। इसलिए जो भी इंपोर्टर्स है, आपका जो आईसी कोड है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश के थ्रू आपको कस्टम पे करना पड़ेगा, वहां पहले रिचार्ज कराओ और उसके थ्रू ही कस्टम पे करना है। और जो प्रोविजन हमने कस्टम के पढ़े, जीएसटी में पढ़े थे, वही सेम प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होता है। अ काइंड ऑफ ई वॉलेट आपका बेटा। सर आप चाहे तो सर इसमें अमाउंट एडवांस में डिपॉजिट करें या जब आपकी लायबिलिटी थी तभी आप जमा करा के रखें, टैग, ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी जो भी है सब इसके थ्रू पे होगा। एक्सेस अमाउंट पड़ा है, अब इससे रिफंड भी ले सकते हो। कुछ कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए एग्जिबिशन भी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। अब सर यहाँ गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, इस पे ये फॉलोइंग डिपॉजिट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51A, मतलब इनको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। कब? फर्स्ट, डिपॉजिट विद रेस्पेक्ट टू गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इन कस्टम्स स्टेशन वेयर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। जिन कस्टम पोर्ट पे अभी तक कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है, वहां कैसे होगा ये पेमेंट। देन बैगेज में अगर पेमेंट करो, पैसेंजर बाहर से आ रहा है, उसको बैगेज पे कस्टम का लगता है तो ऑनलाइन पे करेगा उसी टाइम पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑब्वियसली उसके पास नहीं होगा। देन सर कोई भी डिपॉजिट अदर देन दोज ऑफ द फॉलोइंग, सर ये वैसे भी कस्टम के सारा अमाउंट आ गया, इसके अलावा कुछ और पेमेंट करना है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नहीं चलेगा। अब ये अमाउंट कौन से, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग सेसेस, सरचार्ज, लेविडेज, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, मतलब कुल मिला के इनको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना है। आईजीएसटी, जीएसटी, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर कस्टम्स एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट, इनके लिए कैश लेजर लगेगा, इसके अलावा कोई और अमाउंट है तो कैश लेजर नहीं लगेगा। सर इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर ये बोलता है जैसे जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ऐसे ही यहां पर जो आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिलते हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के फॉर्म में, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जैसे रोडटेप स्कीम, रोशल स्कीम एक्सेट्रा जो दे रखी है, उसके थ्रू जितने भी आपको ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिलती है वो ड्यूटी क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी। उसको आप आपकी फ्यूचर की इंपोर्ट की कस्टम की जो लायबिलिटी है उसके लिए आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो आपने अगर किसी और को ट्रांसफर किया है या आपने उस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को यूज किया है तो उतना अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ है ना भाई, डन। और ये सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जो है isget.gov.in, वहां पे लॉगिन करोगे तो आपको ये दिखेगा आपका। ओके, कोई खास बात नहीं बच्चों। आइए, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अब सर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया सर, अब कस्टम क्लियरेंस कराने कोई आया ही नहीं, 30 दिन हो गए और फर्दर एक्सटेंशन भी नहीं मिला, तो सर आफ्टर गिविंग नोटिस टू द इंपोर्टर एंड एज पर डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स, इन गुड्स को डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑक्शन करके बेच देगा। हाँ है ना। और हाँ, अगर कोई हैजार्डस गुड्स है, पेरिशेबल नेचर के गुड्स है, एनिमल्स वगैरह है, तो ऐसे केस में भले वो 30 दिन का इंतजार ना करे, उससे पहले ही एज पर डायरेक्शन गिवन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देता है। या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशन है तो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से डायरेक्शन देगी उस अकॉर्डिंग इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। पर हाँ, अगर ऑक्शन किया है तो सक्सेसफुल बिडर जो होगा उसको
सर बता दिया जाएगा कि यू आर दी सक्सेसफुल बिडर, जिसको ये आपके नाम पे बिडिंग खुला है सब, और ऐसे केस में वो सक्सेसफुल बिडर क्या करेगा, अ कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा बायर वाइज, shall be filed by the customs by the concerned custodian for the clearance of the goods। मतलब सर यहां पे क्लियरली सीबीआईसी ने बोल दिया क्या, आफ्टर द सक्सेसफुल बिडर हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट ऑफ द ऑक्शन, ऑक्शन कराया, आप सक्सेसफुल बिडर हो बेटा, सर कस्टम डिपार्टमेंट खुद क्या करेगा, एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा बायर वाइज। ठीक है, जो कस्टोडियन है वो फाइल करेंगे कि इन लोगों ने बिडिंग करी और इसमें सक्सेसफुल बिडर ये था, सर सक्सेसफुल बिडर ये था, तो उसके नाम पर बायर वाइज ये लोग क्या कर देंगे, कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देंगे। एंड सर प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम विल असेस द ड्यूटी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, एंड आफ्टर असेसमेंट ही विल इन्फॉर्म द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल टू द कंसर्न्ड कस्टोडियन। ओके, फिर ऑक्शन गुड शैल बी हैंडेड ओवर टू द सक्सेसफुल बिडर आफ्टर असेसमेंट एंड आउट ऑफ कस्टम ऑर्डर विल बी गिवन टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूज। जितने भी ड्यूज होंगे सर, उसकी जो सेल प्राइस थी जो ऑक्शन में हुई है उसमें से पैसा निकाल के डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम का अमाउंट पे करेगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा बच्चों। क्लियर? इन केस द टाइटल ऑफ एनी गुड्स इज रेलिंक्विश्ड अंडर सेक्शन 23, सेम प्रोविजंस आर आल्सो एप्लीकेबल, क्योंकि आपने और मैंने पढ़ा अभी क्या थोड़ी देर पहले, रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल, अगर आपने कोई गुड्स डोनेट कर दिया कस्टम वालों को तो कस्टम वाले क्या करेंगे, उन गुड्स का ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन करके जो सक्सेसफुल बिडर होगा उसको उसके नाम का खुद डिपार्टमेंट क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, जो अमाउंट आया है बिडिंग में से उसमें से कस्टम का अमाउंट जो बनता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डाला जाएगा, कस्टम ड्यूटी के अमाउंट के हेड में, एंड बाकी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा बच्चों। क्लियर? ठीक, आइए सेक्शन 49 वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, मुझे बड़ा सुंदर सेक्शन लगता है कि अगर आपने कभी भी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किया, पर किसी रीजनेबल रीजन की वजह से आप उन गुड्स को क्लियर नहीं करवा पा रहे हो, तो ऐसे केस में आप अपने ज्यूरिसडिक्शनल एसीडीसी को, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को, जो स्पोर्ट का एसीडीसी है उसको अप्लाई कर सकते हो, साहब प्लीज इन गुड्स को टेम्पररी इन अ पब्लिक वेयर हाउस स्टोरेज अलाउ कर दीजिए सर। और वहां पे अगर वो परमिशन देता है तो ऐसे केस में वेयर हाउसिंग विल बी अलाउड इन अ पब्लिक वेयर हाउस विदाउट फॉलोइंग वेयर हाउसिंग प्रोसीजर, इसलिए इसको बोलते क्या, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। क्लियर? और ऐसे गुड्स को वेयर हाउस गुड्स नहीं बोलते, यहां पे कस्टम्स के वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग फॉलो किया जाता है। 30 दिन के लिए वेयर हाउसिंग के लिए अलाउ हो जाएगा, पर हाँ किसी रीजनेबल रीजन से आप उन गुड्स को इन 30 दिन में भी क्लियर नहीं करवा पाते हो तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर 30 दिन का टाइम एट अ टाइम फर्दर आपको एक्सटेंशन और दे सकता है, बट नॉट मोर देन 30 days एट अ टाइम। है ना भाई? और यहां पर इस तरह का वेयर हाउसिंग का प्रोविजन क्यों दे रखा है, टू अवॉइड द हेवी डेमरेज चार्जेस, क्योंकि सर अगर आप 30 दिन में अगर गुड्स को कस्टम क्लियरेंस नहीं कराते हो तो ऐसे केस में हेवी डेमरेज चार्ज बिकम्स पेएबल। तो वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग का ऑप्शन दे रखा है उन सब लोगों को जो टाइम लिमिट के अंदर गुड्स को क्लियर नहीं करवा पाते, तो ऐसे केस में उनको नॉर्मल वेयर हाउसिंग चार्ज लग जाएंगे यार, हेवी डेमरेज चार्ज बच जाएंगे। आइए सर, ये फ्लो पैटर्न ऑफ इंपोर्ट दे रखा है जो हमने अभी पढ़ा, उसी रिगार्डिंग समरी दे रखी है। आइए एक्सपोर्ट के प्रोविजंस पढ़ते हैं। सेक्शन 50 बोलता है क्या, शिपिंग बिल, एंट्री ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, जिस भी एक्सपोर्टर को गुड्स एक्सपोर्ट करना है वो क्या करेगा, कॉमन पोर्टल पे जाके अरे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम कॉमन पोर्टल पे जाके icegate.gov.in पे जाके सर लॉगिन करके शिपिंग बिल फाइल करेगा, और इन केस ऑफ व्हीकल इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट। सर वो फाइल करेगा जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उसको अटैच करने वो अटैच करेगा, सो दैट कस्टम ऑफिसर कैन वेरीफाई द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करेगा, शिपिंग बिल फाइल कर दिया, ड्यूटी का अगर अमाउंट बनता तो पे करेगा, सर नहीं तो ओके। अब सर ऐसे केस में कस्टम ऑफिसर उस शिपिंग बिल को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, इफ एवरीथिंग फाउंड ओके तो ही विल पास द ऑर्डर, उसका नाम हो क्या, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट ऑफ, दिस इज कॉल्ड परमिशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और ऐसे केस में अगर कस्टम पे होता था आपका एक्सपोर्ट पर तो कस्टम पे हो गया, उसके बाद ऑर्डर पास होगा, कस्टम नहीं बनता था, एक्सपोर्ट में कस्टम नहीं बनता है तो ही विल पास द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। और अगर कस्टम बनता था और अगर आप उसको पे करने में लेट होता तो इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर annum विल बी चार्ज, कोई खास बात नहीं। हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ है दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, और जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया दैट इज द रेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, या ऐसे बोल दो एक्सचेंज रेट। हाँ है ना भाई, रेट ऑफ एक्सचेंज प्रिस्क्राइब बाय सीबीआईसी बच्चों, हाँ है ना भाई, ओके मालिक, इस दिन की रेट इज रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया उस दिन का, और रेट ऑफ ड्यूटी लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जब मिला आपको सेक्शन 51 में दैट इज द रिलेवेंट डेट। नाउ सर अब सुनिएगा बात को ध्यान से, आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया, परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिल गया। अब सर ऐसा नहीं है कि सर वेसल पे डायरेक्ट गुड्स एक्सपोर्ट लोड हो जाएगी, सर वो वेसल जिस पे गुड्स लोड होनी है
सर उस वेसल को भी परमिशन चाहिए कि उसके वेसल पे गुड्स वो लोड करवा सकता है, उसको बोलते हैं क्या, एंट्री आउटवर्ड। जैसे अनलोडिंग के लिए एंट्री इनवर्ड मिलता है, वैसे ही सर लोडिंग के लिए एंट्री आउटवर्ड मिलता है। वेसल विल बी एलिजिबल टू लोड द गुड्स ओनली इफ एंट्री आउटवर्ड ऑर्डर हैज बीन ग्रांटेड टू हिम, एंड सर बैगेज और मेल बैग्स पे एंट्री आउटवर्ड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। नाउ सर अब मान लो वेसल को एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर मिल गया, परमिशन मिल गया लोड करने का। सर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल है पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, इनफैक्ट बेटर कन्वेंस में वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल सब आ जाते हैं। पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस है वो उन्हीं गुड्स का लोडिंग अलाउ करेगा जिनके लिए प्रॉपर ऑर्डर पास हो चुका है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, उन्हीं का ऑर्डर चेक कर करके ही वो गुड्स का लोडिंग अलाउ करेगा, अदरवाइज ही विल नॉट अलाउ द लोडिंग ऑफ द गुड्स। एंड सर जब गुड्स लोड हो गए हैं, हर एक्सपोर्टर जिसने गुड्स लोड किया है उसको उसका रेस्पेक्टिव सर बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग कि आपका गुड्स लोड हो गया है बेटा। सर इन केस ऑफ एयर इट इज कॉल्ड एयरवे बिल, इन केस ऑफ व्हीकल इट इज कॉल्ड लॉरी रिसीट। ये आप रेस्पेक्टिव पर्सन को दिया जाएगा, इन सबको मर्ज कर दिया गया तो उसको बोल देंगे क्या, ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अब क्या होगा सर, सर सबके गुड्स लोड हो गए, अभी जब वो वेसल निकलेगा उससे पहले एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा जिसको बोलते हैं क्या, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इंपोर्ट टाइम पे उसने फाइल किया था आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट, हाँ है ना। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट। इन केस ऑफ व्हीकल इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट रिपोर्ट। इन केस ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे होंगे, सारे गुड्स का लिस्ट होगी कि कौन कौन से गुड्स मैं यहां से बाहर ले जा रहा हूं। इट विल हैव कंप्लीट लिस्ट रिगार्डिंग ऑल द गुड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दी वेसल, भले वो एक्सपोर्ट गुड्स हो या वो भले इंपोर्ट वाले गुड्स अभी भी पड़े उस वेसल पे जो किसी और पोर्ट पे अनलोड करने हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। सर इसमें डिक्लेरेशन भी देगा, पर्सन चार्ज की जो भी गुड्स लिखा है, जो भी डिटेल मैंने लिखी सब सच लिखी है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ वो सही लिखा है, ये सर्टिफाई करेगा। अगर इसमें कोई गलती हो गई विच वॉज नॉट इंटेंशनल, तो ऐसे केस में मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का चांस भी देगा प्रॉपर ऑफिसर टू दी पर्सन इन चार्ज। और फिर ईजीएम फाइल किया, ऑफिसर वेरीफाई करेगा, फिर उसको परमिशन फॉर एक्सपोर्ट देगा बेटा, हाँ है ना भाई, डन। और अगर इसमें कोई ऑफेंस किया तो 50,000 तक का पेनल्टी कैन बी चार्ज ऑन दी पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। ओके बच्चों, डन। सर सेक्शन 41A बोलता है क्या, जैसे आईजीएम के साथ में आपको पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट था, ऐसे यहाँ पे पैसेंजर एंड क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन बाय पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस बिफोर डिपार्चर। ये पैसेंजर का नाम क्या क्या है, कौन कौन लोग जा रहे हैं, क्रू मेंबर्स की डिटेल सब कुछ इसमें फर्निश करेगा। नहीं फाइल किया इन्होंने, ढंग से फाइल नहीं किया तो 50,000 तक का पेनल्टी कैन बी चार्ज ऑन द पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, कोई खास बात नहीं। नाउ ईजीएम फाइल कर दिया या सर डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल कर दिया, उसके बाद सर प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करेगा, ही विल ग्रांट यू द परमिशन फॉर एक्सपोर्ट, परमिशन फॉर डिपार्चर, नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर, वो परमिशन फॉर डिपार्चर देगा, उसके बाद ही वो कन्वेंस डिपार्ट हो पाएगा, वरना वो उससे पहले नहीं निकलेगा बेटा। सर लास्ट सेक्शन बोलता है सेक्शन 43 एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ कन्वेंस फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस, सेक्शन नंबर 30 मतलब आईजीएम, 41 ईजीएम, 42 रिटर्न ऑर्डर फॉर डिपार्चर शैल नॉट अप्लाई टू व्हीकल, ओनली फॉर व्हीकल विच कैरीज नो गुड्स अदर देन लगेज ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट। केवल लगेज और कुछ नहीं तो ठीक है, ये प्रोविजन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट का कोई वेसल या एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्पशन दे सकती है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 30 of 41 and 42. The central government may exempt conveys belonging to the government or any foreign government vessel or aircraft which temporarily enter in India by way of reason of any emergency. तो इमरजेंसी लैंडिंग के केस में कोई आईजीएम ईजीएम वगैरह की जरूरत नहीं होगी, गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम कर सकता है बेटा। ठीक है, चलिए ये फ्लो पैटर्न ऑफ इंपोर्ट दे रखा है बेटा, जो अभी हमने एक्सपोर्ट दे रखा है, जो अभी हमने पढ़ा उसका समरी फॉर्म में दे रखा है बच्चों। आइए सर इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग बेटा। आई होप मजा आ रहा है, आई होप फटाफट आपका कवर हो रहा है बेटा। ये तो इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है बच्चों, इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। सर सपोज यही पे ड्रॉ कर लेता हूं छोटा सा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा। ओके सर, अब जो पोर्ट होंगे वो तो पोर्ट यहां पे होंगे ना यार, समंदर के किनारे क्या पे, इनलैंड यहां। अब यहां से किसी को एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां छोटे छोटे अपने डिपो ओपन कर दिए जिसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। दीज आर काइंड ऑफ मिनी पोर्ट, ऑल प्रोसेस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैन टेक प्लेस हियर ऑल्सो। ओके, आपको कोई गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, डायरेक्ट यहां मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक काइंड ऑफ मिनी पोर्ट हो गया बेटा, छोटा पोर्ट हो गया एक तरह से, क्लियर। उसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। अब पूरा पढ़िए बेटा इसको आप। इनलैंड कंटेनर डिपो इज अ कस्टम स्टेशन लाइक अ पोर्ट और एयर कार्गो यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स और एनी क्लास ऑफ सच गुड्स।
ICD can have an independent existence as it is a self-contained custom station. ये अपने आप में एक मिनी पोर्ट है बेटा ये. All process like custom manifest, bill of entry, shipping bill, other declarations are filed in an ICD. सारे प्रोसेस जैसे एक नॉर्मल पोर्ट होता है वैसे ये इनलैंड कंटेनर डिपो भी एक पोर्ट हो गया बेटा. Further assessment and all activities relating to clearance for home use, warehousing, temporary admission, re-export, temporary storage, for onward transit, outright export, transshipment, etc. all take place at an ICD. सारा काम यहाँ पे होता है बेटा. आइए CFS, कंटेनर फ्रेट डेस्टिनेशन, ये केवल एक एक्सटेंशन है. मतलब सपोज यहाँ पे पोर्ट है, ये रहा, एरिया इसका कंजेस्टेड हो गया है साहब, तो वही अब गुड्स कभी भी एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, तो कंटेनर में स्टफ होती है, खुली तो जाती नहीं बेटा. तो कंटेनर्स को कंटेनर में गुड्स को स्टफ करना, कंटेनर से गुड्स को खोल के डी स्टफ करना, एग्जामिनेशन ऑफ द कार्गो, सेग्रीगेशन एग्रीगेशन ऑफ द कार्गो, ये सारा काम करने के लिए बोलते ना थोड़ा सा वहां जाके कर लीजिए काम, तो उस तरह का एक्सटेंडेड एरिया है ये. तो CFS इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पोर्ट, इट हैज टू बी लिंक्ड टू अ कस्टम पोर्ट ओनली बेटा. पढ़िए ध्यान से. तो सर CFS इज ओनली अ कस्टम्स एरिया लोकेटेड विद इन द jurisdiction ऑफ कस्टम्स, कमीशन ऑफ कस्टम्स, exercising control over the custom port, airport, land custom station और ICD. ICD का भी CFS हो सकता है बेटा. It is an extension of the custom station set up with the main objective of decongesting the ports. CFS by itself cannot have an independent existence. It has to be linked to a customs station with the jurisdiction of Commissioner of Customs. In CFS, only a part of the custom process, mainly examination of the goods, is carried out. Goods are stuffed into the containers and de-stuffed therefrom. Aggregation or segregation of cargo also takes place at a CFS. सारा कस्टम का प्रोसेस वहां पे नहीं होता बेटा, केवल ये एक्सटेंशन है एरिया का बेटा, नथिंग एल्स, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डीकंजेस्टिंग द पोर्ट्स. ओके डन. आइए ट्रांजिट गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होती है वो भी देख लेते बच्चों. कोई खास बात नहीं है. मान लो सिंगापुर से कोई गुड्स, कोई वेसल आ रहा है इंडिया के अंदर, पर सर सिंगापुर से जब वो निकला तब उसके पास 1 लाख यूनिट थे बेटा. अब वो मान लो सिंगापुर से मुंबई आ रहा है, इज इट एसेंशियल कि 1 लाख यूनिट मुंबई के लिए हो बेटा? नो. सपोज मुंबई में अनलोड होने वाली गुड्स है 70,000 बेटा, तो 30,000 गुड्स जो अनलोड नहीं होने वाली है, दोस 30,000 यूनिट्स आर कॉल्ड ट्रांजिट गुड्स बिकॉज दे विल रिमेन इन ट्रांजिट. तो ट्रांजिट गुड्स मींस द गुड्स which are mentioned in the IGM, but those are not to be unloaded at that port. Those goods will be unloaded at some other port which may be in India, maybe outside India, but sir उस पोर्ट पे वो गुड्स का अनलोडिंग नहीं हो रहा है. सर those goods will be mentioned in the IGM as well as EGM also, क्योंकि जब आ रहा है तभी वो गुड्स है, जब जा रहा है तभी वो गुड्स होगी उस पे. हाँ है ना भाई. बाकी कस्टम्स के कोई प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होते हैं. प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ द गुड्स एंड कन्वेंस टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी. है ना, क्योंकि ये गुड्स अनलोड ही नहीं हो रही इंडिया के अंदर. आइए ट्रांसशिपमेंट गुड्स मींस गुड्स अनलोड तो हो रही मुंबई पोर्ट पे. सपोज वो 1 लाख यूनिट जब सिंगापुर से लेके निकला था वेसल मुंबई के लिए था केवल 69,000 यूनिट्स. 69,000 गुड्स की बात कर रहा हूं, आपको जो मत समझिए. क्लियर. अब केवल 1,000 यूनिट जो था वो था कोलकाता के लिए बेटा. अब केवल 1,000 यूनिट आउट ऑफ 1 लाख के लिए वो कोलकाता जाए, फिर पूरी इंडिया की परिक्रमा करते हुए वापस मुंबई पहुंचे. क्या मतलब बेटा? इससे अच्छा तो उन 1,000 यूनिट्स को मुंबई ही अनलोड कर दो, फिर मुंबई से कोलकाता को दूसरा वेसल जा रहा होगा तो उस पर गुड्स को शिफ्ट करके सर वहां से कोलकाता भेज दिया जाए. सर तो 1,000 यूनिट्स को मुंबई पोर्ट पे ले आए, मुंबई पोर्ट पे अनलोड कर दिया और उसका शिपमेंट ट्रांसफर किया दूसरे वेसल पे. सर दिस इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट. तो सर ट्रांसशिपमेंट गुड्स आर द गुड्स विच आर अनलोडेड एट द पोर्ट, but destination of such goods is some other port which may be in India, may be outside India. अब सर ट्रांसशिपमेंट गुड्स को आपने अनलोड तो कर दिया मुंबई में, ये 1,000 यूनिट्स को मुंबई में अनलोड कर दिया, पर इन गुड्स का डेस्टिनेशन कोई और पोर्ट है विच में भी इन इंडिया, में भी आउटसाइड इंडिया. अब पॉइंट आता है क्या, ये ट्रांसशिपमेंट गुड्स के लिए क्या प्रोसीजर होगा? बोल दिया सबसे पहली बात तो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होना चाहिए. प्रोहिबिटेड गुड्स का ना तो ट्रांसशिपमेंट अलाउ है ना ट्रांजिट अलाउड है बेटा. सेकेंड थिंग, सर इसलिए बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट गुड्स फाइल करना पड़ता है इन 1,000 यूनिट्स के लिए मुंबई पोर्ट है बेटा. दूसरी बात, सर मुंबई पोर्ट पर इन पे बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट गुड्स फाइल करेंगे सर तब जाके इसका ट्रांसशिपमेंट अलाउ होगा. पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री से कोई बायलैटरल एग्रीमेंट हो रखा है या इंटरनेशनल ट्रीटी हो रखी है तो इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट एक डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी दे दिया तो भी काम हो जाएगा.
ओके। अब सर मुंबई पोर्ट पे जब गुड्स को अनलोड किया तो क्या मुंबई पोर्ट पे कस्टम पे करने का है क्या? उन 1000 यूनिट की बात कर रहा हूं बेटा मैं। आपको और मैंने सर पढ़ा रखा है, आखिर बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए भाई, ततर 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 नहीं, कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ मेरे भाई। तो किस दिन इक्वलाइज करेंगे? जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा? जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में कहां से जाएगा? कोलकाता से जाएगा, नॉट फ्रॉम द मुंबई। इसलिए मुंबई पोर्ट पे जब अनलोड करेंगे तब उन पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। अगर डेस्टिनेशन पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट या मेजर एयरपोर्ट या नोटिफाइड कस्टम स्टेशन है जहां पे कस्टम्स सेटअप, कस्टम्स डिपार्टमेंट का सेटअप पूरा है, जहां पे कस्टम क्लियरेंस हो सकता है, जहां पे कस्टम पे कर सकते हो, तो ऐसे केस में मुंबई पोर्ट पे इन गुड्स पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। कस्टम्स एग्जम्प्ट है मुंबई पोर्ट पे एक तरह से, है ना। पर अगर डेस्टिनेशन पोर्ट कोई मेजर पोर्ट नहीं है, मेजर एयरपोर्ट नहीं है, कस्टम स्टेशन नहीं है जहां पे कस्टम डिपार्टमेंट नहीं, कोई यू नो डोमेस्टिक पोर्ट है केवल वो, तो वहां पे कस्टम क्लियरेंस हो ही नहीं पाएगा यार। तो कस्टम यही पे करके फिर वहां ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना भाई। क्लियर, डन। नाउ नोट दे रखा है क्या? अगर ट्रांजिट गुड्स और ट्रांसशिपिंग गुड्स की बात करें तो वेयर द गुड्स आर अलाउड फॉर टू बी ट्रांजिटेड और ट्रांसशिप्ड टू एनी कस्टम स्टेशन, तो जहां पे डेस्टिनेशन पे वो गुड्स पहुंचा है वहां पे दोस गुड्स विल बी लायबल टू कस्टम ड्यूटी एंड दे विल बी एंटर्ड इन द लाइक मैनर एज इफ दे आर एंटरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस सब वहां अप्लाई होंगे। तो कोलकाता में जब गुड्स आएगा तो दोज विल बी एंटर्ड एज इफ दोज आर एंटरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और सारे प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट वहां पे अप्लाई होंगे। सिंपल। सर कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहली बात, वो इंपोर्ट ट्रांजिट गुड्स हो या ट्रांसशिपिंग गुड्स हो, आईजी में मेंशन होना चाहिए बेटा। सेकंड, उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि दोज गुड्स आर मेंट फॉर ट्रांसशिपमेंट गुड्स है कि ट्रांजिट गुड्स है, लिखा होना चाहिए क्लियर बेटा। गुड्स शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड गुड्स। अब बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, और कुछ केस में डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट जहां पे एग्रीमेंट हो रखा है गवर्नमेंट का, फॉरेन गवर्नमेंट से बेटा, वो होना चाहिए। देन जो वेसल का ऑनर है, he should execute a bond with surety कि इन गुड्स को मैं डेस्टिनेशन पोर्ट पे ले जाऊंगा, गुड्स को बीच में कहीं इधर उधर गायब नहीं कर दूंगा बेटा। एंड द कंटेनर पैकेज ट्रांसशिप शुड बी सील्ड विद द डिपार्टमेंट्स सील, ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ ना कर दे। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं। आइए बच्चों, सेक्शन 13 और 23 में डिस्टिंक्शन दे रखा है, कोई खास बात नहीं, एक बार देख लीजिए। 13 है पिल्फर्ड गुड्स के लिए और 23 है रेमिशन ऑफ गुड्स इन केस ऑफ लॉस और डेस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात, मीनिंग क्या होता है सर? सेक्शन नंबर 13 लगता है पिल्फर्ड गुड्स। पिल्फर मतलब small theft in small quantities, petty theft is called pilferage when the goods are in the possession of custodian, तभी ये प्रोविजन अप्लाई होंगे, ठीक है। और लॉस्ट और डेस्ट्रॉय मतलब जहां पे गुड्स कंप्लीट लॉस हो गई, दे कैन नेवर बी रीस्टोर्ड, खत्म हो चुका है, वहीं पे रेमिशन मिलता है बेटा। ड्यूटी इन गुड्स, यहाँ पे इंपोर्टर लायबल नहीं होगा, और यहाँ पे ऐसे केस में कस्टोडियन लायबल होंगे कस्टम पे करने के लिए। पर हाँ, यहाँ पे अगर इंपोर्टर, पहली बात तो लॉस और डेस्ट्रक्शन हुआ तो अगर इंपोर्टर विल नॉट बी लायबल, पर अगर उसने पे कर दिया है तो रेमिशन विल बी अलाउड, रिफंड उसको मिल जाता है। नाउ सब्सिक्वेंट रीस्टोरेशन ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ पिल्फर्ड गुड्स, अगर देखो चोरी हुआ था ना, वो माल वापस से मिल गया और इंपोर्टर को वापस दे दिया गया, तो ऐसे केस में इंपोर्टर शैल बी लायबल टू पे द कस्टम ड्यूटी ऑन सच रीस्टोर्ड गुड्स। पर लॉस और डेस्ट्रॉयड गुड्स में देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी रीस्टोरेशन, रिस्टोरेशन की बात आती ही नहीं है। वेयरहाउस गुड्स के लिए सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 13 पिल्फर्ड कब अप्लाई होता है? व्हेन गुड्स आर पिल्फर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द कस्टोडियन। पर हाँ, इन केस ऑफ लॉस और डेस्ट्रक्शन, रेमिशन कैन बी अलाउड इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयरहाउस गुड्स आल्सो। सर, ऑनर्स टू प्रूव द पिल्फरेज और डिस्ट्रक्शन, द पिल्फरेज के केस में the onus does not lie on the importer as it is obvious at the time of examination by the proper officer only। पर अगर कोई गुड्स लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ, तो ऑनर को प्रूव करना पड़ेगा टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ एसीडीसी, गुड्स खराब हो गया, खत्म हो गया है, कोई काम का नहीं रहा, लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। एंड सर, टाइम ऑफ अकरेंस, सर पिल्फरेज के केस में हमेशा हमने बोल दिया आपको कि व्हेन गुड्स आर पिल्फर्ड इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन आफ्टर अनलोडिंग, जब गुड्स कस्टडी में था कस्टोडियन के, तब जाके पिल्फर हुआ, तभी ये सेक्शन 13 अप्लाई होता है, वरना अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पे कभी भी ड्यूरिंग ट्रांजिट हो, वाइल अनलोडिंग हो, आफ्टर अनलोडिंग हो, या सर वेयर हाउस में हो, अल्टीमेटली बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ओके बच्चों, डन। फेसलेस असेसमेंट, कोई खास बात नहीं सर। सर ये बोल दिया है क्या कस्टम्स के अंदर भी, जैसे इनकम टैक्स में, जीएसटी में सब तरफ कर रहे हैं लोग, सर कस्टम में भी फेसलेस असेसमेंट हो गया है। जिस पोर्ट पे आपने फिजिकली गुड्स को इंपोर्ट किया है, सर वहां पे जो फिजिकल ऑफिसर होंगे वो असेसमेंट नहीं करते। सर रिमोट एरिया के अंदर जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर है, उनको सेक्टर स्पेसिफिक ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। मेटल के लिए ये ऑफिसर है, सर आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट किया उसके लिए ऑफिसर ये है, आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट की उसके लिए है, कंप्यूटर आइटम इंपोर्ट किया उसके लिए ये ऑफिसर है, वो फेसलेस असेसमेंट होता है सर। और कस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू आप क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करते हैं, वहां पे फेसलेस ऑफिसर जहां रिमोट लोकेशन बैठे है, वो आपके लिए असेसमेंट करेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। उनको अगर कोई गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो उसमें लिखेंगे, और जहां पर
कस्टम पोर्ट पे जहां पे आपने गुड्स इंपोर्ट किया वहां पे जो फिजिकल ऑफिसर होते हैं वो फिजिकली गुड्स का वेरिफिकेशन करते हैं, सर्टिफिकेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं बेटा। क्लियर सर? एंड दिस इज हाउ असेसमेंट इज डन, सो दैट की ऑब्जेक्टिव क्या है, एनोनिमिटी इन द असेसमेंट, कोई गड़बड़ नहीं हो बेटा सर। एंड क्योंकि जितना फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा उतना ही ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, स्पीडियर कस्टम क्लियरेंस होगा थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, greater uniformity of assessment across location and promoting sector specific and functional specialization in assessment। क्योंकि ऑफिसर को ओपन कर दिया कि तुम कंप्यूटर रिलेटेड सारे गुड्स जो आएंगे उसी को देखोगे तो उसका मास्टरी हो जाएगा ना उस फील्ड का बेटा सर। एंड कॉमन पोर्टल का मतलब क्या होता है, हमने बात कर ली ऑलरेडी। isget.gov.in इज द कॉमन पोर्टल जिसके थ्रू आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करेंगे, डिपार्टमेंट भी इसके थ्रू ही आपको रिप्लाई करेगा। क्लियर? कोई खास बात नहीं है। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, आई होप आपके लिए ये रिविजन्स इफेक्टिव हो रहे हैं। एंड सर आपके लिए छोटा सा मैसेज मैंने लिखा है, वर्क सर स्टे पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, हमेशा खुद से कहो मैं कर सकता हूं। ये कभी नहीं सोचना मैं फेल हो गया तो, ये सोचने का मैं पास हो गया तो, मेरा रैंक 1 आ गया तो। सर हमेशा सक्सेस की ड्रीम देखो आप, कि अगर मेरी सक्सेस हो गई मेरे घर वालों को कितनी खुशी होगी, मेरे फ्रेंड्स कितने खुश होंगे, माहौल क्या बनेगा, वो सोचिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी बेटा हमेशा। सर स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, ताकत लगा दो पूरी, ताकि आपको पीछे मुड़ के कभी देखना पड़े तो आप ये देख के बोले कि जो मैंने किया मेरा बेस्ट दिया है, फिर रिजल्ट कुछ भी हो। एंड अगर आपने अपना 100% दिया है विद द पॉजिटिव एनर्जी और पूरे दिमाग के साथ अगर आपने काम किया है तो सर 100% इट विल हैपन, बिकॉज यू विल मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरी ताकत लगा के पढ़े। वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस, मैं आपके साथ हूं सर। जब तक आप सीए नहीं बन जाते, आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, आपके साथ खड़ा हूं सर। आपके पेरेंट्स आपके लिए प्रे कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।